नमस्कार साथियों। तो फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम जो बात कर रहे हैं वो जीआईसी की जो भर्तियां आई हुई हैं एलटी और प्रवक्ता की, उसमें हमने अभी तक जो बातें की हैं, ये जो वीडियो है ये जीआईसी की एलटी वालों के लिए तो मोस्ट इफेक्टिव क्लासेस हैं और प्रवक्ता के लिए भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है। तो अभी तक जो बातें की हमने पीरियोडिक टेबल पे की थी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे की थी, उस पे जो अगला लेक्चर आएगा रात को आ जाएगा, उसमें बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। रेडियस का आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस टैब से पीडीएफ के थ्रू करवाऊंगा। अभी जो चैप्टर लेके आ रहे हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। ये जो चैप्टर है ये जीओसी के लिए भी समझ डेवलप करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये एक इंपॉर्टेंट की चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। यहां से क्यों पढ़ना है, मैं क्यों आपको अलग से पढ़ा रहा हूं, क्यों क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ कंटेंट करवा रहा हूं, उसके रीजन है। पढ़ने को बहुत कुछ है यूट्यूब पे, सब बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली फिल्टर करके पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है, जो एग्जाम में मतलब मस्ट है। आप इन पॉइंट्स को नहीं छोड़ सकते। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम सबसे पहले सीखेंगे बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्ड। जब बॉन्ड सीख जाएंगे तब हम टाइप ऑफ बॉन्ड की तरफ जाएंगे। यहीं से आएगा बॉन्ड की डिफिनेशन से ही टाइप ऑफ बॉन्ड भी आएगा। तो हम आपका आयनिक बॉन्ड पढ़ाने वाले हैं आपको, आपके आयनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, और बेसिकली जो मेन बॉन्ड्स है जो एग्जाम के लिए हैं वही डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करेंगे आपसे। ये 3-4 बॉन्ड पे डिटेल में पढ़ाई होगी, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब आप आयनिक बॉन्ड करते हो तो कुछ टर्म्स कराए जाएंगे आपको आयनिक बंध में, जिसमें जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आप हिंदी मीडियम से हो तो मैं टर्म्स बोल दे रहा हूं आपको, जालक ऊर्जा। और ये क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है, कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के थ्रू जालक ऊर्जा आप समझोगे। जालक ऊर्जा किसी भी आयनिक कंपाउंड की डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो आप इसके लिए एक हीट ऑफ फॉर्मेशन भी पढ़ोगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन सीखोगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन, जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन सीख जाओगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की मदद से जालक ऊर्जा निकालना आपको हम सिखा देंगे यूजिंग सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन सीख जाओगे देन आपको एक अलग टर्म्स आयनिक बंध में ही चल रहा है टॉपिक, हाइड्रेशन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ये इसलिए पढ़ाया जाएगा आपको क्योंकि आपको हम पढ़ाना चाहते हैं घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। तो आपको आयनिक बंध में इतना ही पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। आयनिक बंध के ज्यादातर क्वेश्चंस एस ब्लॉक में भी चले जाते हैं। कार्बोनेट्स, हाइड्राइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी, ये सब एस ब्लॉक में आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमको बस आयनिक बंध से इतना ही पढ़ना है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट, सॉल्युबिलिटी के लिए लैटिस एनर्जी पढ़ना होगा, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ना होगा। और लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये पहला पार्ट आपका हो जाता है केमिकल बॉन्ड का, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है, जो मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं रफ करूंगा। जो दूसरा पार्ट है, आपको अगर बोर्ड दिख रहा हो तो मैं दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ। लेट मी सी, दिख रहा है या नहीं? हाँ दिख रहा है, क्लियर है। जो दूसरा पार्ट है ना, उसमें आप कोवैलेंट बॉन्ड सीखोगे। बच्चे पूछते हो ना सर क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। दूसरे पार्ट में कोवैलेंट बॉन्ड सीखोगे, और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब आप ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सीखोगे। तो थोड़ा सा डिस्कशन हम ऑक्टेट रूल पे करेंगे यहाँ पे। जब थोड़ा सा डिस्कशन ऑक्टेट रूल पे हो जाएगा तब हम आपको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सिखाएंगे। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में क्या है, एसएस ओवरलैपिंग क्या है, एसपी क्या है, पीपी, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, एसडी ओवरलैपिंग क्या है, डीडी ओवरलैपिंग क्या है। फिर इन ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ भी सिखाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। यहां से भी सवाल बनता है, देखो हम सारा कुछ लिख दे रहे हैं, कहां से सवाल बनता है। एसएस ओवरलैपिंग स्ट्रांग है या एसपी है, 1s स्ट्रांग की 2s स्ट्रांग, 2s2p स्ट्रांग या 2s स्ट्रांग। तो हम यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सीखेंगे। आई होप आपको ये, हाँ, जब आप ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सीख जाओगे कि कौन सी ओवरलैपिंग स्ट्रांग, कौन सी वीक, तब आप पढ़ने जाओगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम अणुओं के शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना चाहते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं। ये आपके लिए एलटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ज्यामिति बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीबीटी को डायरेक्ट हम नहीं यूज करने वाले हैं, वीबीटी फॉलोड बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप जब करते हो, संकरण, हिंदी में क्या बोलेंगे, संकरण। आपने बचपन से बहुत बार संकरण किया है, sp2 sp3 sp3, लेकिन आपको ना एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग नहीं पता है। कई बच्चों को, इवन टीचर्स को भी, हाइब्रिडाइजेशन हो किस लिए रहा है, क्यों हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन कराने से आपके एनर्जी की, एस और पी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप में, उनकी एनर्जी में क्या अफेक्ट हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, बॉन्डिंगल का हाइब्रिडेशन से क्या लेना देना है, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। आपको ये लेक्चर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर पढ़ाने के बाद मुझे क्वेश्चन सभी कराने में बहुत आसानी हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन भी अकेले कुछ नहीं कर पाता, हाइब्रिडाइजेशन के जस्ट बाद हम VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, एटलीस्ट क्लास 12th और LT का तो यहीं पे हो जाएगा, VSEPR थ्योरी। देन हम आ जाते हैं ज्योमेट्री निकालना, अपने आप सीख जाएंगे शेप और ज्योमेट्री निकालना। जब आप ये इतना सीख जाते हो तब आपको मैं सिखाऊंगा पोलैरिटी, ध्रुवता, अणुओं में ध्रुवता, पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स, पोलैरिटी इन कंपाउंड्स। यौगिकों में ध्रुवता का क्या मतलब है, क्या होता है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट निकालते कैसे हैं, सारे उन अणुओं पे जिनको हमने शेप और ज्योमेट्री निकालते टाइम प्रयोग किया था, उन अणुओं में पोलैरिटी निकालना, सवाल आते हैं यहां से, मस्ट है पोलैरिटी। तो एनसीईआरटी 100% मेरे लेक्चर के बाद कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी कंप्लीट कवर हो जाएगा मेरे लेक्चर के बाद, और आपको ओवरऑल चैप्टर का एक आइडिया भी मिल जाएगा मेरे लेक्चर के बाद कि चैप्टर में है क्या, किस तरह प्रोसीड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर की जो इंपॉर्टेंट बात है वो है क्वेश्चंस, कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, एग्जैक्टली वही पढ़ाया जाता है यहाँ पे। पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड जब आप कर लोगे तो इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं पोलैरिटी जस्ट पढ़ने के बाद, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। और हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे लास्ट में लेंगे, यही चैप्टर एनसीईआरटी खत्म कर देता है। इसके पहले एक थ्योरी और पढ़ाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। ओ स्टार लगा दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, MOT, VBT, VSEPR, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां से सवाल बनना है। बाकी चीजें तो बस कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। एक क्वेश्चन आयनिक बॉन्ड से बनना होगा तो बन जाएगा यूजिंग S ब्लॉक। S ब्लॉक में या तो थर्मल स्टेबिलिटी या तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछता है, या तो वो ऑक्साइड्स के नेचर पूछता है, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, कैसे ऑक्साइड्स है। तो क्वेश्चन को, एग्जाम को देखते हुए हमें पढ़ाई करनी है ना। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं बॉन्ड। आई होप मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का एक जनरल आइडिया दे दिया। इस केमिकल बॉन्ड पढ़ने के बाद आपको बेसिक समझ तो डेवलप हो ही जाएगी केमिस्ट्री की, और इसके बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक, मेरा जो प्रवक्ता के लिए ऑर्गेनिक वगैरह के क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, वीडियो अपलोड नहीं किए हैं अभी तक। क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रवक्ता के लिए क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक, वो LT में भी काम आएंगे। तो समझिए बॉन्ड क्या है बॉस। केमिकल बॉन्ड में हम देखो मोटी मोटी बातें होंगी, हम एटम्स के बीच बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। दो एटम्स के बीच बॉन्ड का मतलब A और B अगर एटम है, ये अगर एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हैं, बॉन्ड बनाने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे को, ये कुछ ना कुछ एक दूसरे से फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर। तो बॉन्ड का मतलब यही आप बोल सकते हो कि एक तरीके का फोर्स है विच बॉन्ड बाइंड्स टू एटम। एक फोर्स है जो दो एटम्स को क्या करता है, बांध के रखता है, ठीक है। अब देखो बॉन्ड का मतलब ये भी हुआ कि भाई इसको अगर इधर खींचने वाले हो तो इस पे भी असर पड़ेगा, आप इसको अगर पुश कर रहे हो, इधर पुल कर रहे हो तो इस पे भी अफेक्ट पड़ेगा, अगर ये इससे जुड़ा हुआ है तो। हो सकता है बॉन्ड आपको ना दिखे, लेकिन इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही रहा है, इनके बीच एक बॉन्ड लग रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड आप सीधा यही सिंपल समझो, मोटी मोटी बातें करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। बॉन्ड इसलिए बनता है केमिस्ट्री में, बॉन्ड बनता किस लिए है, सिंपल, दो लोग क्यों बॉन्ड बनाते हैं, तो सीधा सा एक रीजन बोलना, स्टेबिलिटी के लिए। दोनों लोग स्टेबल होना चाहते हैं। आप यहाँ पढ़ रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ मोटिव है कि भाई स्टेबल हो जाए, थोड़ा सा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए, ठीक। और स्टेबिलिटी का सीधा केमिस्ट्री में मतलब है लो एनर्जी। और अभी जो एनर्जी की बात हम मॉलिक्यूल्स पे लगाएंगे, एटम्स पे लगाएंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स का, एटम का कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब देखो जब दो एटम्स पास में आते हैं तो दो एटम्स का मतलब क्या है, इनके न्यूक्लियस, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो सेल में होते हैं,
जब दो एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए इन्फिनाइट दूरी से आ रहे हैं, जब एक दूसरे को कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, जब उनके बीच एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, बट वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, तो आप यहीं पे समझो एक छोटा सा ग्राफ शुरू हो गया है लेक्चर। ठीक, एक यहाँ जीरो पे रखा है एटम, एक इन्फिनाइट से इससे जुड़ने आ रहा है, डुक 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 जुड़ने आ रहा है। ठीक, जब ये इससे जुड़ने आएगा तो चार तरीके के फोर्स लगेंगे, इसका नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ बी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल, तो ये रिपल्सिव हो गए। अब दूसरा फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ए का न्यूक्लियस बी का, भाई न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन बी का न्यूक्लियस ए का, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अट्रैक्ट। अगर वो लोग एक दूसरे से बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अट्रैक्टिंग फोर्सेस डोमिनेट होते हैं और वो एक दूसरे के पास आते रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, पास जब भी आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए तो सिस्टम स्टेबल होता जाएगा, सिस्टम की एनर्जी कम होती जाएगी। सिस्टम की एनर्जी जीरो से शुरू हुई थी, मान लो एक दूसरे के बीच कोई एनर्जी का लेना देना नहीं था, दोनों की एनर्जी जीरो मान के चलते हैं जब ये इनफिनाइट पे था। लेकिन जैसे जैसे ये पास आ रहा है, अगर हम एनर्जी वर्सेस दूरी, रेडियस की कर्व की बात करें, तो जैसे जैसे पास आएगा एनर्जी जीरो से घटनी स्टार्ट हुई, कम स्टार्ट होनी हुई। क्यों कम होगी, क्योंकि सर अगर ये पास आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए तो ये स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। पास तब आएगा जब अट्रैक्टिंग फोर्सेस डोमिनेट होंगे, एक लिमिट तक वो पास आएगा, जब यहाँ तक ये आ गया, मैक्सिमम पास आ गया, अब इससे ज्यादा पास नहीं आ सकता, तो एनर्जी घटते 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 मिनिमम हो जाएगी। ये मिनिमम है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी निकलती गई सिस्टम से, एनर्जी सिस्टम से निकलती गई। अब ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पे है, ध्यान से सुनिएगा, ये मैक्सिमम पास आ गए, इससे ज्यादा नहीं। अगर वो इससे ज्यादा आएंगे तो आप बोलोगे कि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगेंगे, और जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो ये जो एनर्जी है भाई, ए बी पास आ रहे हैं, तब तक पास आएंगे जब तक एनर्जी निकलेगी। एनर्जी सिस्टम से निकल रही है, पूरे सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, पास आते आते मैक्सिमम पास आ गए, आप बोलोगे बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, इनके बीच में जो दूरी थी इसी को बोलते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड डिस्टेंस, अगर आप इस बॉन्ड डिस्टेंस से भी पास करने की कोशिश करोगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लगेगी, जो हम नहीं चाहते। तो ये कर्व आप दिमाग में रखो, इससे ज्यादा नजदीक नहीं लाना है, अदरवाइज सिस्टम अपने मिनिमम एनर्जी से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, सिस्टम की एनर्जी, जो कि हम नहीं चाहते। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, खुद हुआ, लेकिन ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, खुद नहीं होगा, ये आप जबरदस्ती उसके साथ जबरदस्ती करोगे, पास लाने की कोशिश करोगे तो होगा। मतलब यहां तक ठीक था, यहां तक, ये चलते चलते यहां तक आ गया, जितनी एनर्जी निकली इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। कुछ टर्म्स, बंध ऊर्जा, जितना मिनिमम दूरी तक ये पास आ सकता था उसको बोलते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। तो दो टर्म सीख लिया आपने, बॉन्ड डिस्टेंस, ध्यान से सुनो, थोड़ा पेशेंस रखो, मेरे साथ चलो, आपको सब सिखा दूंगा मैं। बॉन्ड डिस्टेंस ऑर्गेनिक के भी लेक्चर्स बनाया हूं लेकिन अपलोड नहीं किया हूं, उसका रीजन है कुछ माइक जो है ना टैब से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक, एक्सटर्नल माइक टैब से कनेक्ट नहीं हो रहा है, और फोन का माइक मैं देख रहा हूँ टैब का जो है थोड़ा सा ओटीजी वगैरह मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो फिर उसे मैं सही से अपलोड करूंगा। बॉन्ड डिस्टेंस क्या है बेटा, वो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जहां तक दो एटम पास आ सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। जब दो एटम पास आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, आगे सारी कहानी की जाएगी, अभी जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखिए आप। जब दो एटम पास आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए तो इस दौरान सर एनर्जी निकलेगी सिस्टम से, एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो निकलेगी वही बोलते हैं उसी को बॉन्ड एनर्जी। तो बंध ऊर्जा क्या है, दो एटम जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो उनके बंध बनाने के दौरान, बॉन्ड बनाने के दौरान जो एनर्जी निकली है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अच्छा सुनना, कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा हो, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा निकले वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग है, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ।
जितनी एनर्जी कम हो जाए सिस्टम की उतनी अच्छी बात है। हमेशा इसी टर्म में केमिस्ट्री सीखनी है आपको, रटने की कोशिश नहीं करनी है। रटने जाओगे गड़बड़ है, कुछ झोल है। ठीक, जब दो लोग बस इस पार्ट से बस यही लेके आना है, सिर्फ मोटा 4 लाइन याद कर लेना, नोट्स में लिख लेना। दो लोग बॉन्ड बनाने आएंगे एटम, 4 फोर्स लगेंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल करेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। लेकिन अगर शुरू में वो एक दूसरे से पास आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। जब एक सीमा तक वो आ जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। उससे ज्यादा उनको नजदीक लाओगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लगेगी, वापस बढ़ने लगेगी, जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है, तो बॉन्ड बनाने के दौरान मिनिमम डिस्टेंस तक आने के दौरान जो एनर्जी निकली है, जितनी एनर्जी निकलेगी वही क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही, बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। आई होप आप ये 4 टर्म यहां से ले लिए। ठीक है, बस शुरू के 5 मिनट हमें इंट्रोडक्शन में लग गए। अब देखो, बेस्ड ऑन द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कम है बेटा, ज्यादा है, उस आधार पे कुछ बॉन्ड बनाए गए हैं, आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक बंध। आयनिक बंध की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड जो हम पढ़ेंगे, बॉन्ड एनर्जी के आधार पर ये सारे बनाए गए हैं। तीसरा जो हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे वंडरवाल और मेटालिक के बारे में, लेकिन मेजर हम यही पढ़ेंगे। इन सबकी ना बॉन्ड एनर्जी फिक्स है किलो जूल पर मोल में, सबकी बॉन्ड एनर्जी फिक्स है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। चलो हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ चलते हैं, आयनिक बॉन्ड लास्ट में कराएंगे। आई होप आपको बात क्लियर है, मैं इसको रफ करूंगा। लेक्चर शुरू हो रहा है, मैंने गिन के अभी 5 ही लेक्चर डाले हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। सितंबर में देखो, इनऑर्गेनिक तो खत्म ही हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग के बाद कोऑर्डिनेट, केमिकल बॉन्डिंग बस 6 लेक्चर, 6 से 7 लेक्चर, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा आप कंफ्यूज हो अगर, तो 6 लेक्चर मेरे कर लो, आपको क्लियरिटी ना मिल जाए तो ये तो पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा लेक्चर होने के बाद, जैसे पीरियोडिक का मैं करा रखा हूं, अभी अपलोड कर दूंगा। लेक्चर होने के बाद हर तरीके के क्वेश्चंस। तो अगर आप मुझसे जुड़े हो तो थोड़ा पेशेंस रखो। सितंबर में अभी, सितंबर में अभी भी 19-20 दिन बाकी है, तो आपका इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। साइड में प्रवक्ता के लिए ऑर्गेनिक की वीडियोस आ रही है, इसको आप देखते रहोगे तो आपको मदद मिलेगी। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड बेसिक ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम बहुत कुछ नहीं जानते, हमको बहुत कुछ नहीं आता। कोवेलेंट बॉन्ड बचपन में सीखा था ना, कि सब बॉन्ड किस लिए बनाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, बचपन में हमने सीखा था ऑक्टेट रूल। क्या सीखा था, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बताया था कि भैया कोई एटम बॉन्ड बनाना या इलेक्ट्रॉन लेना देना सब इसलिए करता है कि उसके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। लेकिन मैं अब ये बोलूंगा कि ऑक्टेट रूल तो ठीक है, सेकेंडरी चीज है। पहली चीज ये है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लें। ध्यान से देखो, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 11 है तो वो 10 पे जाना चाहता है, 12 वाला भी 10 पे जाना चाहता है, क्योंकि 10 नोबल गैस है ना, नियॉन। 13 वाला 10 पे जाना चाहता है, 16 वाला 18 पे जाना चाहता है। नोबल गैसेस याद करवाए थे ना मैंने 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। किसी का परमाणु क्रमांक मान लो 30 है, तो बॉन्ड बनाने के बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन काउंट को कहां ले जाना चाहेगा, 36 पे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है वो। ठीक है, तो ये आप क्लोरीन 17 है तो वो कहां जाना चाहेगा, 18। कोई 6 वाला है तो वो कहां जाना चाहेगा, 10। इसी से निकल के आया है कि नियरेस्ट ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए। ये सब आप जानते हो। अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि जो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं वो अपने परमाणु क्रमांक को कहां पे ले जाना चाहते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ले जाना चाहते हैं। अच्छा, इसी को करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं, साझा करते हैं, सब कुछ। क्योंकि अगर वो नोबल गैस हो गए तो हम मान के चलते हैं नोबल गैस कैसे है, स्टेबल है, वो ज्यादातर किसी से अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन ये भी थोड़ा कम है, केमिस्ट्री में ना कोई भी बात 100% सही नहीं रहती। जिनोन ऐसा है जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाता है, बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स बनाता है, तो उसकी केमिस्ट्री अलग है।
अभी मेजर 90, 95, 96% ये बातें सही है कि हर कोई नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर जाना चाहता है। मतलब हर कोई चाहता है कि जो अपने पास का आखिरी गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परमाणु क्रमांक है, उसको ऑब्टेन कर ले, वहां तक पहुंच जाए। अब सुनना, ऑक्टेट रूल थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सबसे बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये सब बातें गलत भी हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल है, PCl5, SF6, IF7, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक, जिनके पास जैसे फास्फोरस के परमाणु क्रमांक कितना है, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 15, 2, 8, 5, लास्ट में 5 आता है, 5 क्लोरीन से शेयर किया, 10 हो गए। तो यहाँ सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा है, सल्फर के लास्ट में 6 होते हैं, ठीक, 6 फ्लोरीन से आ गए शेयर करके 12 हो गए। तो जितने भी थर्ड पीरियड के बाद वाले सेंट्रल एटम है, तत्व है जो बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल भी होता है, इसलिए वो ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑक्टेट को बढ़ा सकते हैं। वहीं पे बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी थे, BF3, ठीक, BH3, BCl3, AlCl3। देखो AlCl3, एल्युमिनियम के लास्ट में कैसे पता करो, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। थर्ड सेल सबसे बाहरी है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p1, 3 इलेक्ट्रॉन। बचपन में आप सीखे थे ना 2 8 3, वो भी कर सकते हो। तो एल्युमिनियम के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन से आए तो 6 ही तो हुए। फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है, किस फॉर्म में स्टेबल है बाद में चर्चा करेंगे। डाइमराइज होता है Al2Cl6, उसके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, P ब्लॉक में पढ़ेंगे। ये कंपाउंड सब अलग अलग मैं एक एक करके डिस्कस भी करूंगा आपसे बाद में। अभी बस यहाँ ये सीखना है कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 8 से कम भी होते हैं, बहुतों के 8 से ज्यादा भी होते हैं, और कई तो ऐसे हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे NO में नाइट्रोजन के पास, NO2 नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 2 यहाँ से आ गया, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाँ 7, 5। तो इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, विषम इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, आउटर मोस्ट में। तो ऐसे मॉलिक्यूल भी स्टेबल होते हैं। तो ऑक्टेट रूल की तो धज्जियां उड़ गई यहाँ पे। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते, कुल मिला के कहना है ये है। अब LT में यहाँ से एग्जाम में आ सकता है कि कौन कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है LT में। तो ऑक्टेट रूल तो क्या ही डिस्कस करना, आप सब जानते हो, ठीक है, ये सब चीजें जानते हो। चलो अब कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरफ चलते हैं। तो ऑक्टेट रूल की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। सेकेंड पीरियड तक ऑक्टेट रूल सही है, लेकिन उसके बाद नहीं। उसके बाद तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आते हैं जिनके पास 8 से ज्यादा, थर्ड पीरियड से या थर्ड पीरियड के बाद के जितने भी एटम होते हैं ना, सब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल्स है और वो डी ऑर्बिटल्स को फिल कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। चलो जॉब से आने के जस्ट बाद क्लास लेना थोड़ा सा थकान हो जाता है, बट कोई नहीं, आपको चीजें सीखनी है, आप बने रहिए वीडियो में। अब हम आते हैं, आपने बचपन में सीखा है जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1s1 होता है, 1s1 होता है। 1s1 का मतलब s ऑर्बिटल 1s, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1s 1 इलेक्ट्रॉन। पहले ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब बचपन से सीखियो हाइड्रोजन के पास 1s होता है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन में इसके पहला सेल पूरा फिल हो जाता है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ये एक मुझे दो, एक तुम मुझे दो। तो हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 किसके हैं, इस हाइड्रोजन के भी है, इस हाइड्रोजन के भी है। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझेदारी, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो बनता है सहसंयोजक बंध। शुरुआत हो रही है, बहुत छोटा छोटा चीज सिखा रहा हूं, बहुत छोटा छोटा, सब सहसंयोजक बंध, ठीक। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्सीजन के पास लास्ट में परमाणु क्रमांक 8, 2 6, लास्ट में कितने होते हैं, 6 बना दो। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 बना दो। तो ये लोग 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है ना। तो आप बोलते हो जब कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड। जैसे N2 में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो आपने यहाँ से मोटा एक लाइन बोला कि सहसंयोजक बंध, ये अब मैं सहसंयोजक बंध पे आ गया हूँ। सहसंयोजक बंध एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी है।
जब इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करके कोई बंध बनता है तो वो क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध। वहीं आयनिक बंध जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो बताऊंगा साझेदारी नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दे दिए जाते हैं और पूरी तरह ले लिए जाते हैं, उसकी बाद में चर्चा होगी। लेकिन हमें ये नहीं सीखना, एग्जाम में ये नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा जो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही है तो अब इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को हमको सीखना है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का मतलब कक्षकों का युग्मन, युग्मन सीखना है, ओवरलैपिंग सीखना है। अरे भाई दो लोग कुछ साझा करने जा रहे हैं तो ऐसे तो लेंगे नहीं, उनके पास जो ऑर्बिटल्स है सबसे बाहर वही एक दूसरे के नजदीक जाएंगे, उन्हीं में कुछ गुलू गुलू होगा तो जाके आपका साझेदारी होने वाला है। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से पहले हमको ये सीखना होगा ऑर्बिटल होते हैं। देखो ऑर्बिटल सिखा चुका हूँ, एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं, एफ होते हैं एंड सो ऑन। हमें एस बेसिकली मालूम होना चाहिए, एस गोल होता है, एक ही होता है। पी डंबल होता है ऐसा, ठीक है। डी डबल डंबल होता है, ध्यान से देखिए। और एफ का हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो बनाया तो रहता है ऑर्बिटल्स, एफ का यूज नहीं है एलटी के लिए, प्रवक्ता के लिए भी इसके 6 साइड की जरूरत नहीं है। एस गोल होने की वजह से आप कुछ चीजें याद रखो, एस में कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है, कोई डायरेक्शन नहीं है। एस कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। जबकि पी तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, पी वाई वाई एक्सिस के अलोंग, पी जेड जेड एक्सिस के अलोंग। तो इनमें डायरेक्शन होता है, क्या होता है, डायरेक्शन। बातें कम कर रहा हूं आज आपसे क्योंकि वीडियो छोटी रहती है, तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लो। अभी पहला है, माहौल बन रहा है क्लास का, बस माहौल ही तो बन रहा है। तो क्लास में अगर आप शुरू से बने रहोगे तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग सिखा दूंगा पूरी तरीके से, सिर्फ 5 लेक्चर पेशेंस करके। वीडियो को देखो और वीडियो को ना शेयर भी करो, वीडियोस जाएंगी आप तक। मैं अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालता हूँ आपके लिए, अगर टाइम निकाल रहा हूँ, कुछ फायदा हो रहा है तो वीडियोस को थोड़ा मोटिवेट करो यार, ठीक। पी में 3 पी होता है, पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा पी जेड। पी एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई और एक जेड। आपकी तरफ ऐसे बना दे रहा हूं जेड, तो पी एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, दिस इज पी एस। पी वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, पी वाई। और पी जेड जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है, पी जेड, ठीक है। डी डबल डंबल होता है, 4 लोब्स होती है, इसमें 1 लोब, इसमें 2 लोब, इसमें 4 लोब। इन लोब्स के कुछ साइन होते हैं, प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। इन साइंस को बोलते हैं वेव फंक्शन का साइन, वेव फंक्शन, साइन ऑफ वेव फंक्शन। उनको चार्जेस मत समझना हो, जैसे बोलते हैं ना 5 डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई डी वाई जेड। डी कितने होते हैं यही सीख लो, डी एक्स वाई डी वाई जेड, अभी इनकी चर्चा फिर से आएगी। डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अभी इनकी जब शेप की जरूरत पड़ेगी मैं अभी सिखाऊंगा आपको डी ऑर्बिटल। मोटा मोटा ये ऑर्बिटल्स हैं, और यही ऑर्बिटल्स डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के एक दूसरे से पास आते हैं और ओवरलैपिंग करते हैं। अब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कितने तरीके से पॉसिबल है, ध्यान से देखना। क्लास का टाइम कितना हो गया, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। कोई बात नहीं, क्लास 30 35 40 मिनट की हो जाए, थोड़ा सा सीख लो। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ध्यान से सुनना, जब भी अभी सब बातें आ जाएंगी आपको, सब आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत सारा कंटेंट थोड़े टाइम में पढ़ाना है, तो ये तरीका बेटर है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ध्यान से सुनो, कहीं पे एसएस ओवरलैपिंग। एसएस सपोज एक हाइड्रोजन है, उसके पास 1s1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी 1s1 इलेक्ट्रॉन है, तो s ऑर्बिटल गोल होता है, ठीक। ये जब आपस में आएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो कुछ ऐसा ओवरलैपिंग होने वाला है, ध्यान से देखो। यहाँ पे वीबीटी ने कुछ कहा था, कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनना, कि ये जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, वीबीटी ने बोला था। और ये भी बोला था इनके साइन ऑफ वेव फंक्शन एक जैसे होने चाहिए, तभी ये ओवरलैप करेंगे। अब यहाँ पे ओवरलैप करने पे 2 न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी आ रही है, जो न्यूक्लियस को बांध के रखेगी, इसलिए इसको बॉन्डिंग कंडीशन कहते हैं। अभी हम सिर्फ बॉन्डिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। बॉन्डिंग कंडीशन में क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स में वेव फंक्शन का साइन सेम होता है,
और इनमें स्पिन जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनकी स्पिन अपोजिट। तो दो हाइड्रोजन जब भी पास आएंगे इस तरीके की ओवरलैपिंग को बोलेंगे इसका 1s इसका 1s, एसएस ओवरलैपिंग। और एसएस ओवरलैपिंग से हमेशा जान लो सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। इसी को डायरेक्ट ओवरलैपिंग भी कहते हैं, इसी को हेड बाय हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, सब इसी के नाम है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक, तो एसएस ओवरलैपिंग हमेशा क्या बनाएगी? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, बॉन्डिंग कंडीशन में दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस को बांध के रखती है। चूंकि न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, देखो ये सब चीजें आगे सिखाई जाएंगी, एमओटी में सिखा दूंगा कि जब दो एटम पास आ रहे हैं तो उनकी वेव फंक्शन की साइन का क्या मतलब है। वेव फंक्शन का साइन आप ऐसे समझो, ये वेव फंक्शन के साइन होते हैं प्लस माइनस, ये साई ए, ये मैं एमओटी में सिखा दूंगा। दूसरे एटम का भी सेम वेव फंक्शन उसी पे ओवरलैप करे, प्लस 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 माइनस। जब प्लस प्लस ओवरलैप करते हैं तो रिजल्टेंट वेव फंक्शंस ऐसे बनते हैं, जिसमें आप बोलते हो कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है इसलिए न्यूक्लियस को बांध के रखते हैं। ये सारी बातें बाद में होंगी, अभी बस इतना याद रखो कि वीबीटी के अकॉर्डिंग, वीबीटी ने बोला जो लोग ओवरलैपिंग करने आएंगे वो हाफ फील्ड होने चाहिए, उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की, और सेम वेव फंक्शन के होने चाहिए। ओवरलैप करिए। इस सिलसिले में एसएस ओवरलैपिंग हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। दूसरा है एसपी ओवरलैपिंग। देखो एक का एस उसमें इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे का पी, वो कुछ इस तरह ओवरलैप करेगा। ध्यान से देखो, इस तरह ओवरलैप करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी, इसका और इसका। तो ये ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग हमेशा, भाई मोटा मोटा सिखा रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे कहोगे सर ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए, मुझे जो लगता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं छोड़ दूंगा। ठीक, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो एसपी में चाहे पीएक्स हो, चाहे पीवाई हो, चाहे पीजेड हो, तीनों लोग, देखो एस में कोई शेप तो होता नहीं, गोल होता है, तो चाहे पीएक्स डायरेक्शन से आओ, चाहे पीवाई, चाहे पीजेड, तीनों में से किसी भी डायरेक्शन से आओ, एक्स वाई जेड किसी से भी, तो ये तीनों केस में कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। अब जब आप पीपी ओवरलैपिंग पढ़ते हो, पीपी ओवरलैपिंग, तो ना आपको यहाँ पे एक चीज डिफाइन करनी पड़ती है। पीपी, तीन पी होते हैं, देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पीएक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग पीवाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग पीजेड। जब आप पीपी ओवरलैपिंग की बात करते हो, देखो एक का पीएक्स इधर है, ये पीएक्स, ये वाई, ये जेड, एक का पीएक्स इधर है, तो दूसरा जो इससे ओवरलैप करने आएगा वो भी अगर पीएक्स डायरेक्शन में आएगा तो इनकी ओवरलैपिंग हेड बाय हेड, सामने सामने होगी ना। तो अगर मान लो एक इधर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी इधर ही होगा, तो आपकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो अगर ये हमें ना यहाँ एक्सिस डिफाइन करनी पड़ती है, दैट इज आईएमए, इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस। आप ये सब बातें लिख लिया करो। आईएमए क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस, अंतः आणविक अक्ष। ठीक, ये वो एक्सिस है जिस एक्सिस के अलोंग बॉन्डिंग हो रही है। एनसीईआरटी ज्यादातर आईएमए जेड मान के चलता है। क्या मान के चलता है? जेड। तो वो पीजेड पीजेड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अगर आईएमए आपका जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलोंग आपको ओवरलैपिंग करवानी है, तो पीजेड पीजेड क्या बनाएंगे? सिग्मा। अगर आईएमए क्वेश्चन में बोल दे एक्स एक्सिस है तो पीएक्स पीएक्स से सिग्मा बनाएंगे। इफ बोल दे कि आईएमए वाई एक्सिस है तो पीवाई पीवाई सिग्मा बनाएंगे। अब ध्यान से सुनो, किसी भी एटम के पास तो तीन होते हैं ना, तीन पी ऑर्बिटल, पीएक्स पीवाई और पीजेड होते हैं। अगर आपका पीएक्स, ये मान लो पीजेड है, पीजेड सिग्मा बना लिया, तो उसके जो पीवाई होंगे ना एक दूसरे के पैरेलल पड़ेंगे। भाई पीएक्स पीजेड पीजेड ने बॉन्ड बना दिया, लॉक हो गया। तो इस एटम के और इस एटम के पीवाई तो पैरेलल पैरेलल पड़ेंगे, पीवाई पीवाई। तो ये पैरेलल वाले पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाई। आपको इतना पता है तभी आप एग्जाम देने जा रहे हो, इसलिए मैं डायरेक्ट बस यही पाई बॉन्ड इंक्लूड कर दे रहा हूँ। पीवाई पीवाई क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। इसी तरह पीएक्स पीएक्स क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। ये दोनों क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा बनने के बाद दो पाई बन सकता है। जैसा कि ध्यान से देखो, कोई भी एटम तीन बॉन्ड बना रहा है तो पहले एक सिग्मा बनेगा, फिर दो पाई बन जाएगा। देखो पाई ना पैरेलल ओवरलैपिंग है, पैरेलल, बस लपका लपकी होती है, उसमें कोई हेड बाय हेड नहीं है, इसलिए जनरली पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा। हालांकि ये बात गलत भी है। एक केस है नाइट्रोजन का जहां पे पाई स्ट्रॉन्गर है सिग्मा से, जिसको एमओटी बताएगा। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा। अच्छा, दो यहाँ पे देखो ये चीज की बात, एक्सेप्शनल केस है नाइट्रोजन का, N2 का मैं बाद में एमओटी में पढ़ाऊंगा। पहले क्या बनेगा?
सिग्मा, देन क्या बनेगा पाई। हालांकि ये केस C2 का है जहां पे दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड है, यहाँ पे बोथ बॉन्ड्स कैसे हैं पाई बॉन्ड। ये सारी डिस्कशन एमओटी में कर लेंगे, इसीलिए जैसे सिखा रहे हैं बेसिक से शुरू करो। तो यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सीखी, जब भी हेड बाय हेड होगा तो सिग्मा, साइड बाय साइड होगा तो पाई, सिग्मा स्ट्रॉन्गर देन पाई, एसएस क्या बनाएगा सिग्मा, एसपी क्या बनाएगा सिग्मा, पीपी क्या बनाएगा सिग्मा भी बनाएगा, और पाई भी जब आईएमए के अलॉन्ग होगा तो सिग्मा, आईएमए के पैरेलल होंगे तो पाई। इसी तरह ये क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम में, वो कुछ ऐसा दे देगा, देखो एसडी ओवरलैपिंग, एसडी डी क्या होते हैं, डी ऐसे होते हैं ना, एसडी ओवरलैपिंग भी सिग्मा बना सकता है, एसडी भी क्या बनाएगा सिग्मा। इवन पीडी, मान लो ये डी है किसी का, पीडी भी क्या बना सकता है सिग्मा, एसडी भी सिग्मा बनाता है, पीडी भी सिग्मा बनाता है, और डीडी भी सिग्मा बना सकता है। डीडी कैसे देखो, ये देखो डीडी भी सिग्मा बना सकता है, ठीक। तो एक्चुअली क्या है ना, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ये 1-1 लोब इंटरेक्शन है, जब 1-1 लोब इंटरेक्शन करते हैं तो सिग्मा बनता है, जब 2-2 लोब इंटरेक्शन करते हैं, ये पैरेलल वाले ऐसे करेंगे 2-2 लोब इंटरेक्शन तो पाई बनता है, ठीक। एक आता है 4-4 लोब इंटरेक्शन। 4-4 लोब इंटरेक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो, सिर्फ dxy एंड dx²y², इनके 4-4 लोब इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, तो वहां पे ना डेल्टा बॉन्ड बनता है, डेल्टा बॉन्ड, बस जानकारी के लिए जान लो, डेल्टा बॉन्ड भी बनता है। डेल्टा बॉन्ड कौन बनाता है, dxy dx²y²। अभी डी ऑर्बिटल पे हम विशेष बात करेंगे, थोड़े टाइम में इनके शेप की चर्चा करेंगे, एक्चुअली दिखते कैसे हैं। ये था ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, थोड़ा थोड़ा एसएस का आइडिया लिया, एसपी का आइडिया लिया, पीपी का आइडिया लिया, पीडी का आइडिया लिया, एसडी का लिया और डीडी का लिया, थोड़ा सा आइडिया सिग्मा बॉन्ड का लिया, थोड़ा सा आइडिया पाई बॉन्ड। देखो आधे घंटे में मैं सारी बातें नहीं कराऊंगा, लेकिन जो जरूरी है वो मैं डिस्कस टच कर रहा हूं, क्वेश्चंस इतने से लग जाएंगे, ठीक है। हमेशा पहले क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या बनता है पाई बॉन्ड, लेकिन कुछ केस में C2 में दोनों पाई है, पाई स्ट्रॉन्गर होता है सिग्मा से, सॉरी पाई वीकर होता है सिग्मा से, पाई को हम तोड़ सकते हैं, पाई को हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन N2 के केस में पाई स्ट्रॉन्गर है सिग्मा से। अब ये समझना है कि कौन सी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। देखो ध्यान से सुनना, जब भी ओवरलैपिंग पढ़ना बेटा आप दो चीज देखना, ठीक है। ओवरलैपिंग के लिए दो चीज देखना, एक देखना एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा हमारी कम से कम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कम से कम। जिस सिस्टम की ऊर्जा कम से कम है वो खूब स्टेबल होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब ऊर्जा से फैसला ना हो किसी भी ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ की, जैसे मैं बोलूं 1s ओवरलैप कर रहा है, ठीक, ये स्ट्रांग है, या फिर 2s तो तुम तुरंत कहोगे सर 1s की एनर्जी कम होगी, तो 1s की पूरे सिस्टम की ओवरलैपिंग कम होगी, वो एनर्जी कम होगी, तो 1s 2s से स्ट्रॉन्गर होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, 1s 2s की ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेटा 2s या 2s कौन स्ट्रॉन्ग होगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कौन स्ट्रॉन्ग होगा, तो 2s यहाँ पे एनर्जी में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, जो एनर्जी 2s की है ऑलमोस्ट उसी के आसपास, बहुत कम डिफरेंस पे 2s है। तो जब अब यहाँ पे आप ऊर्जा से फैसला नहीं कर सकते कि बोल दोगे सर 2s की एनर्जी कम है क्योंकि P की एनर्जी ज्यादा होती है, आपने सिखाया था, बहुत कम डिफरेंस है यार, बहुत कम डिफरेंस है। अभी ये चीज आपको मीथेन के एग्जांपल से समझ में आ जाएगी कि 2s और 2p में एनर्जी गैप बहुत कम है, इसीलिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन हमेशा जंप कर जाता है 2p में, ये सारी बातें हो जाएंगी। एक कॉन्सेप्ट है ये जंपिंग का, जहां पे बात किया कि 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट मैं और सिखाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी, संयोजकता, कब कोई 2 बॉन्ड बनाएगा, कब 4, कब 6, कब 8, ये भी सीखेंगे। सल्फर कहीं 2 बॉन्ड बनाता है, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 8, तो 8 तो नहीं बनाता, 6 तक जाता है, ठीक, ये सीखेंगे। जिनॉन कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 8, ठीक, जिनॉन 8 तक बॉन्ड बनाता है, तो सीखेंगे कब कोई अपनी कोवैलेंसी की संयोजकता को बढ़ा सकता है, ये सब बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखो 2s स्ट्रॉन्ग या 2p स्ट्रॉन्ग, कौन स्ट्रॉन्ग, तो अब यहां ना तुम्हें देखना पड़ेगा एक चीज, डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर।
ध्यान से सुनना, डायरेक्शनल नेचर अगर किसी ओवरलैपिंग में आ रहा है तो अच्छी बात है, चाहिए हमें। जैसे एस में कोई डायरेक्शन नहीं होता लेकिन पी में डायरेक्शन होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी में एक डायरेक्शन होती है। तो चूंकि 2s 2p में एक डायरेक्शनल नेचर आ गया, पी होने की वजह से डायरेक्शनल नेचर आ गया, इसलिए ये बॉन्डिंग अच्छी है एज कंपेयर टू 2s 2s। ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। 2s 2p की ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी है 2s 2s से। इवन 2p 2p ये सबसे अच्छी है, इसमें दोनों में डायरेक्शनल नेचर आ गया एज कंपेयर टू 2s 2p एज कंपेयर टू 2s 2s। तो जब भी फैसला करना हो कौन सा ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा तो आप ये लगा सकते हो कि पहले एनर्जी देखेंगे। एनर्जी देखने का मतलब ये हुआ, मान लो कंपेयर कर रहा है 2s 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 2p और 1s 1s में कौन स्ट्रांग। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट सेल है 1s 1s, यहाँ सेकंड सेल है 2s 2p। आप यहाँ पे डायरेक्शनल नेचर मत देखना कि सर p है तो डायरेक्शनल नेचर होगा, यहाँ पे ऊर्जा से फैसला करना। पहले ऊर्जा देखो, 1s 1s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 2, काफी डिफरेंस आ गया ना, 1 की एनर्जी बहुत कम, तो इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रांग होगा। ठीक है, 1s 1s। तो ओवरऑल आइडिया बनाए तो 1s 1s सबसे ज्यादा, देन 2p 2p, देन 2s 2p, ठीक, देन नंबर आता है 2s 2s का, एंड सो ऑन। इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को लेके आप आगे बढ़ा सकते हो कि कौन सा स्ट्रेंथ, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इसी चीज को आगे मैं कंटिन्यू बनाऊंगा, अगली क्लास में इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये जो पहला लेक्चर था, इसमें हमने छोटा सा सीखा कि बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, और बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिस्टेंस का आइडिया लेने के बाद हमने थोड़ी सी ऑक्टेट रूल की बात की, हमने से थोड़ी सी बात ऑर्बिटल्स की, हमने थोड़ी सी बात ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की, और कौन सी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी, कौन सी वीक होगी, इसकी बात की। थोड़ी सी बात सिग्मा और पाई बॉन्ड की। अगला जो क्लास होगा वो ओवरलैपिंग कौन सा स्ट्रांग कौन सा वीक, इस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। शुरू में ही 3-4 क्वेश्चंस आएंगे कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताइए, F2Cl2 Br2 I2, PP बॉन्ड स्ट्रांग है या पर NN बॉन्ड स्ट्रांग है, O बॉन्ड की बात करेंगे, SS बॉन्ड की बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी का सारा चर्चा होगा। इसके बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ चले जाएंगे, VBT की तरफ चले जाएंगे, जहां से क्वेश्चंस आना मस्ट है, मस्ट मींस मस्ट है। धन्यवाद।